हरिओम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभरा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के अध्ययन के लिए बनाया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण काल में नया पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। पहले जो पाठ्यक्रम था उसमें पुस्तक में यह पाठ 1.3 में रखा गया था, जिसमें कमी करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसे पाठ 1.1 बादल को घिरते देखा है के रूप में रखा है। कविता का शीर्षक है बादल को घिरते देखा है। बादल मतलब आसमान में जो काले बादल होते हैं, वाष्प का जो होता है उसे ही कहा गया है। घिरते देखा है क्या मतलब होता है? घिरना मतलब छाना, या आसमान में जब काले बादल छाते हैं, मंडराते हैं, उसी की ओर इंगित किया गया है। इस कविता के कवि हैं या रचनाकार हैं कवि नागार्जुन। नागार्जुन जी का यहाँ जीवन परिचय आपको पुस्तक में पढ़ने को मिल सकता है, जिसकी गहनता से आप लोग घर में अध्ययन करेंगे। 30 जून सन 1911 को उनका जन्म मधुबनी बिहार में के सतलखा गांव में हुआ था। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। वो मैथिली एवं हिंदी भाषा में रचनाएं लिखा करते थे। उन्होंने कई अलग अलग विधाओं में रचना लिखी हैं। कई कविता संग्रह, 2 काव्य खंड और 6 से अधिक उपन्यास उनके द्वारा लिखा गया है। 1965 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 नवंबर सन 1998 को उनकी मृत्यु हो गई। कविता बादल को घिरते देखा है। इस कविता पाठ में कवि ने प्राकृतिक सुंदरता या प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का बड़े ही गहन वर्णन किया है। सभी बच्चे पहले मेरे साथ इस कविता पाठ का सस्वर मेरे साथ उच्चारण करते हुए पाठन करेंगे। पहले हम कविता पाठ पढ़ेंगे, सभी बच्चे भी साथ में दोहराएं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। छोटी बड़ी कई झीलें हैं उनके श्यामल नील सलिल में। समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल। तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था। मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारूढ़ की मृदु किरणें थीं। अलग बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलखनाभ से उठने वाले निज के ही उन्माद परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। आइए अब इस कविता पाठ का व्याख्या मैं आपको करके सुना रहा हूँ। अमल धवल गिरी के शिखरों पर। अमल शब्द का अर्थ होता है पवित्र।
धवल मतलब होता है सफ़ेद या श्वेत। गिरि मतलब होता है पर्वत। शिखर मतलब होता है चोटी। तो अमल धवल गिरि मतलब श्वेत पर्वत। श्वेत पर्वत किसको कहा गया है? हिमालय। तो इस कविता में कवि नागार्जुन जी ने हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में या हिमालय पर्वत का जो क्षेत्र है, जैसे आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, एक पर्वत दिखाया गया है। उस पर्वत के नीचे एक जलाशय या एक तालाब दिखाया गया है जिसका जल नीला है। और हिमालय जो पर्वत दिखाया गया है उसके आसपास बादल भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कवि ने बादल को घिरते देखा है कविता में। हिमालय पर्वत के क्षेत्र में जब आसमान पर बादल छाते हैं तो बादलों के छाने से जो प्रकृति में परिवर्तन होता है उसका वर्णन किया है। तो अमल धवल गिरि के शिखरों पर कहने का मतलब हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर बादल को घिरते देखा है। जब बादल छा जाते हैं या जब बादल छा रहे थे तब छोटे छोटे मोती जैसे, और जब बादल छा रहे थे तो क्या हो रहा था? छोटे छोटे मोती जैसे, मतलब मोती के समान छोटे छोटे उसके शीतल तुहिन कणों को। शीतल मतलब होता है ठंडा, तुहिन मतलब होता है ओस, और कण मतलब ओस की बूंदें। तो हिमालय के ऊंची चोटियों पर जब बादल छाते हैं तब क्या होता है? ठंडे ओस की बूंदें छोटे छोटे मोती के कणों के समान मानसरोवर के उन स्वर्णिम, स्वर्णिम मतलब होता है सुनहरे रंग का। मानसरोवर, मानसरोवर मतलब हिमालय के नीचे जो जलाशय है या जो झील है उसे मानसरोवर झील कहते हैं। उस झील का नाम ही मानसरोवर है। सरोवर मतलब होता है जलाशय या तालाब या झील। तो मानसरोवर के उन स्वर्णिम, स्वर्णिम मतलब होता है सुनहरा। तो हिमालय पर्वत के नीचे मानसरोवर के उन स्वर्णिम मतलब सुनहरे कमलों पर, कमलों पर मतलब कमल का फूल पर गिरते देखा है। किसको गिरते देखा है? जब बादल को घिरते देखा है। कवि ने इस पद्यांश में ऐसा वर्णन किया है कि जब हिमालय पर्वत के ऊंचे ऊंचे चोटियों पर बादल छा जाते हैं तो बादलों के छाने से ठंडी ओस की बूंदें छोटे छोटे मोती के कण के समान मानसरोवर के जल पर उगे हुए स्वर्णिम मतलब सुनहरे कमल के फूलों पर मोती के बूंदों के समान या मोती के कणों के समान ओस की बूंदें उन सुनहरे कमल के फूलों पर गिर रहे हैं या गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे, छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल। इन चारों लाइन का अर्थ मैं आपको बतलाता हूँ। छोटी बड़ी कई झीलें हैं, छोटी बड़ी कई झीलें हैं कहने का मतलब जो मानसरोवर नदी का या मानसरोवर झील का जो पानी है या उसका जो जल है उसमें कई छोटी बड़ी नदियों का जल मिला हुआ है। उनके श्यामल नील सलिल में, सलिल मतलब होता है पानी या जल, नील मतलब होता है नीला रंग, श्यामल मतलब होता है वही श्याम वर्ण का कहते हैं या सांवले रंग का या नीले रंग का। तो जो मानसरोवर नदी का जो नीला जल है उस जल में कई छोटी बड़ी नदियों का जल मिला हुआ है या झीलों का जल मिला हुआ है और वह नीला जल है। मानसरोवर का जो नीला जल है उसमें कई छोटी बड़ी नदियों का जल मिला हुआ है। समतल देशों से आ आकर
पावस की उमस से आकुल। और ये जो मानसरोवर झील का जो पानी है वो समतल देशों मतलब हमारे भारत देश के मैदानी क्षेत्रों से बहकर आया हुआ है। पावस की उमस से आकुल, पावस मतलब वर्षा ऋतु का जब आगमन होता है तो वर्षा ऋतु की ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो पावस मतलब होता है वर्षा, वर्षा की उमस से आकुल। जब ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है और जब धरती पे क्या होती है, बरसात होती है, तो ग्रीष्म ऋतु की गर्मी से तपित या ग्रीष्म ऋतु के गर्मी से उमस मतलब उसकी गर्मी से आकुल मतलब व्याकुल या परेशान, है ना। तो पावस की उमस से आकुल, ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो वर्षा होने पर ग्रीष्म ऋतु के गर्मी से व्याकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते। तिक्त मतलब होता है तीखा मीठा, विष तंतु मतलब होता है जहरीले या कीड़े मकोड़े खोजते, है ना। तो जब ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है और वर्षा ऋतु के आगमन से ग्रीष्म के गर्मी से व्याकुल जो विष तंतु होते हैं मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो क्या होते हैं, तीखे होते हैं, तीखे कीड़े मकोड़े। तीखे मतलब जैसे तिक्त मतलब होता है जैसे आप मिर्च का तीखापन होता है या खट्टा मीठा टाइप से, ठीक है। तिक्त मधुर यहाँ वही है, खट्टा और मीठा। उसी प्रकार के जो कीड़े मकोड़े हैं, कई अलग अलग प्रकार के। विष तंतु मतलब होता है कीड़ा, कीड़े मकोड़े को विष तंतु कहते हैं, खोजते, है ना। जैसे बरसात में हम लोग देखते हैं कि बरसात जब ग्रीष्म ऋतु के बाद पानी गिरती है तो क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े निकलते हैं, विषैले कीड़े मकोड़े या फिर बिच्छू जो निकलते हैं, उनके लिए यह चीज़ कहा गया है तिक्त मधुर विष तंतु खोजते। ऐसे विष तंतु या ऐसे कीड़े मकोड़ों को खोजते हुए ग्रीष्म ऋतु की गर्मी से व्याकुल कीड़े मकोड़े वर्षा ऋतु के आगमन से ग्रीष्म ऋतु के गर्मी से व्याकुल जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खोजते हुए हंसों को तीरते देखा है। तीरते मतलब तैरते हुए, हंस मतलब हंस जो चिड़िया होती है, उन हंसों को, हंस पक्षी को कहाँ देखा है, मानसरोवर के जल पे उन कीड़े मकोड़ों को खोजते हुए मैंने देखा है, बादल को घिरते देखा है। यह घटना कब दिखाई दी कवि को, जब हिमालय पर्वत के ऊंचे ऊंचे चोटियों पर बादल छाते हैं, तब यह दृश्य उनको दिखाई दिया। ऋतु बसंत का सुप्रभात था और जब वर्षा ऋतु के बाद बसंत ऋतु का आगमन हुआ तब क्या हुआ, ऋतु बसंत का सुप्रभात था। सुप्रभात मतलब सुबह, सुबह था, मंद मंद था, अनिल बह रहा। और उस हिमालय क्षेत्र में जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तब सुबह सुबह के समय मंद मंद था, अनिल बह रहा। मंद मंद मतलब धीरे धीरे, अनिल मतलब हवा, हवा क्या है, धीरे धीरे बह रहा है। बालारुण की मृदुल किरणें थीं। बालारुण मतलब, बालारुण सूर्य को कहा जाता है, ठीक है। तो बालारुण की मृदु मतलब कोमल किरणें थीं, मतलब उस समय बसंत ऋतु का जब आगमन होता है तब हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में जो ठंडी ठंडी हवा है वो धीरे धीरे या मंद मंद गति से हवा बह रही थी। बालारुण की मृदुल किरणें थीं। और बालारुण मतलब सूर्य, और उस समय सुबह था इसलिए सूर्य की किरणों में उतनी गर्मी नहीं थी, इसलिए कवि ने उसको बाल सूर्य या बच्चे के समान छोटा सूर्य या सुबह का उगते हुए सूर्य को बाल सूर्य या बालारुण कहा है। मृदु किरणें थी मतलब कोमल किरणें धरती पर या हिमालय पर्वत के क्षेत्रों पर पड़ रहा था। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे।
और सुबह जब सूर्य उग रहा था तब हिमालय पर्वत के शिखरों पर जो बर्फ जमे हुए थे, अलग अलग स्वर्णाभ शिखर थे, है ना। सूर्य उग रहा था और सूर्य का जो मृदुल कोमल जो किरणें थीं वो हिमालय पर्वत की चोटियों पर पड़ रहे थे, जो कैसे दिखते थे, स्वर्णाभ शिखर। स्वर्णाभ मतलब उन पे, उन चोटियों पे बर्फ़ जमा हुआ था, जिस बर्फ़ के ऊपर जब उगते हुए सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था तो वो स्वर्णाभ शिखर मतलब चोटी जो हैं सोने के चोटियों के समान या सोने से लदा हुआ या सोने के बने हुए चोटियों के समान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। आगे है, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवी चकवा का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रलय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो उक्त कविता में कवि ने बसंत ऋतु के आगमन से हिमालय पर्वत के क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुआ था उसका वर्णन किया था, और उसी से आगे बढ़ते हुए जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो उस क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ था उसमें यह वर्णन किया गया है कि उगते हुए सूर्य का जो कोमल किरण है वो जब बर्फ़ से ढके हुए हिमालय के शिखरों पर या हिमालय की चोटियों पर जब पड़ रहा है तो हिमालय पर्वत का जो चोटियां हैं वह स्वर्ण मतलब सोने के बने हुए से दिखाई, स्वर्णाभ शिखर मतलब सोने के शिखर या सोने की चोटियों के समान दिखाई दे रहे हैं। आगे एक दूसरे से विरहित हो यह वाला पद्यांश का व्याख्या मैं आपको कल करके बतलाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आज के इस कविता के जितने पद्यांश का मैंने व्याख्या किया है उनमें यदि मेरे द्वारा किसी शब्द का अर्थ आपको बतलाने में कोई गलती हुई होगी उसके लिए मुझे आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, और जो भावार्थ या जो व्याख्या आपको समझ में, जिस भी पद्यांश का व्याख्या आपको समझने में कोई कठिनाई हो रही है तो उसके लिए भी मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। आज के इस वीडियो का हम यही समाप्ति करते हैं। वीडियो देखने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए मेरी तरफ से एक प्रश्न है कि इस कविता के कवि नागार्जुन हिंदी के अलावा किस भाषा में रचना लिखते थे, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, उन्हें कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया और कब यह पुरस्कार उनको दिया गया। सभी बच्चों से मेरा यही आग्रह रहेगा कि वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का जवाब मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो देखने वाले सभी बच्चों के द्वारा देना अनिवार्य है। धन्यवाद। आगे जो शेष बाकी जो काव्यांश हैं या कविता के जो बाकी अंश हैं उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, और इसका व्याख्या भी मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। धन्यवाद।